जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। हमेशा आपने देखा होगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति हमारे देश में सालों से चलती आई है, लेकिन तोड़ तोड़ के राजनीति का ये एक नया इतिहास है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अभी हाल ही में संडे को जो छोटा सा भूकंप आया, उसमें अजीत पवार 40 एमएलए को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिल गए और 9 एमएलए के साथ उन्होंने एक तरीके से डिप्टी सीएम की शपथ ली। कुछ ही समय पहले एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी तोड़कर इसी तरीके से शिवसेना को अकेला कर दिया था और उस टाइम पे भी वो 40-42 एमएलए को लेकर उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस जो सालों से मेहनत करते आए हैं, उनको सिर्फ एक डिप्टी सीएम के पद तक ही रहकर अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा के अंदर जिस तरीके से एनसीपी के ऊपर आरोप लगाए थे कि 70 लाख करोड़ का गबन इन्होंने किया है। कहते हैं कि हर टीवी चैनल दिखा रहा है कि बीजेपी की कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर ये लोग एकदम साफ हो जाते हैं, लेकिन ये धुलकर वॉशिंग मशीन में साफ हुए नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनको जैसे हमारी माँ बहनें पहले कपड़े धोती थी और वो कूट कूट के उनको धोती थी और सारे मैल निकालती थी, इनको कूट कूट के जो है आज फिर सत्ता में लाया जा रहा है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, जो भी इनकी पार्टी में शामिल हो जाए उसके सारे केस ये माफ करवाए। इसमें है कितना मजा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। अगर मैं बात करूं अजीत पवार की, अगर अजीत पवार के साथ साथ छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये वो लोग हैं जिन पर करोड़ों रुपए के आरोप लगे और करोड़ों रुपए के आरोप के बाद ये एकदम सत्ता में आ गए। जो ईडी, सीबीआई एजेंसी, एंटी करप्शन ब्रांच, जो भी इनके 4 दिन पहले घर जा रही थी और इनके मन में एक डर था, उस डर को आज एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब वो लोग अगर जाएंगे तो ये मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, कोई मंत्री है, 9 लोगों के साथ इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। एकनाथ शिंदे का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एकनाथ शिंदे के ऊपर कोई ज़्यादा आरोप नहीं है, इसलिए वो इतने डरने वाले भी नहीं हैं। और अभी उन्होंने हाल ही में अपनी एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में वो अपनी ताकत को दिखाना भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को इतना नॉर्मल नहीं ले सकते। लेकिन अगर बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक इतना बड़ा नाम है कि अगर गली में कोई कुत्ता भी भौंक जाए या कुत्ता निकल भी जाए तो शरद पवार को पता होता है कि ये कुत्ता किस पार्टी के नेता को देख के भौंका है या किस पार्टी के पीछे ये दुम हिला रहा है। अगर ये कहे कि शरद पवार को पता नहीं था और उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, तो मैं इस बात को किसी भी सिरे से मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि शरद पवार ये बातें आज से 3-4 महीने पहले से भी चल रही हैं। जब शरद पवार ने एक दफ़ा अपने इस्तीफे की बात करी, इस्तीफे की बात करने के बाद फिर लोगों ने उनको समझाया, अगले दिन वो मान गए। उसके बाद उन्होंने सुप्रिया सुले अपनी बेटी को जो है कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया, प्रफुल्ल पटेल को प्रेसिडेंट बनाया कि ताकि ये लोग अब उनको संभालें। और आज शरद पवार इतनी नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि अगर वो चले गए हैं तो कोई नहीं है और मैं वापस जनता के पास जाऊंगा और जनता से फिर मैं जो है बात करूंगा कि वो दोबारा से हमें करें। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही
अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। दोस्तों, यहाँ एक चीज जरूर आ जाती है कि अभी आने वाले समय में जो 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या ये करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचारी, अगर देखा जाए तो मायावती को देख लीजिए, उसके साथ साथ अखिलेश यादव को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, हमेशा सत्ताधारी इन पर आरोप लगाते रहे। क्या कितने लोग अभी तक जो है ईडी ने, सीबीआई ने अंदर भेजे हैं, सिर्फ इनको डर दिखाकर। वही बात है, जोड़ तोड़ नहीं, अब तोड़ तोड़ की राजनीति है कि इनको ठोको पीटो और इनको वापस जो है सत्ता में लेके आओ और साफ सुथरा इनको बना दो। क्या अब आने वाले समय में अगर देखा जाए तो 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल में कितने राजनेता, अगर बात करें, पहले वाड्रा की बात होती थी, वाड्रा को भी क्लीन चिट दे दी, कितने लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन मीडिया हमेशा उसमें चुप रहता है, कोई भी वो अपनी बात नहीं करता। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार के अंदर भी यही सुनने में आ रहा है। आज ओपी राजभर ने भी बात करी कि यूपी के अंदर कुछ एमएलए उनके टच में हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई दफा एक जहन में सवाल उठता है कि राहुल गांधी को एक दफे में भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू कहा, फिर पप्पू से वो दोबारा राहुल गांधी बन गए। तो क्या आज राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है? अगर महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और सारी पार्टियां एक साथ मिल जाएंगी तो क्या अकेली कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? और अगर वो अकेली लड़ती है तो उसको कितना बड़ा बेनिफिट होता है? क्योंकि जो वोटर है, जो लोग जिनकी विचारधारा है, अगर एक आदमी की विचारधारा एनसीपी के साथ है या एक आदमी की विचारधारा शिवसेना के साथ है, और अगर ये सब एक ही बट वृक्ष के नीचे आ जाए और अपना सारा काम करना शुरू कर दे, तो वोटर कहाँ जाएगा? आज वोटर किस पर विश्वास करे? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक समाजवादी पार्टी से एक एमएलए जीतता है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वहां जगह नहीं मिलती कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस में जगह नहीं मिलती मायावती के पास चला जाता है। क्या ये जो कानून है, ये कानून लागू होना चाहिए कि अगर एक एमएलए किसी भी पार्टी से जीतता है तो या तो वो 5 साल उसके साथ काम करेगा और या वो बीच में रिजाइन देके अपने घर बैठेगा? क्या जनता को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है? कई चीजें जो है वो देखने को मिली कि अगर शरद पवार की मैं बात करूं तो शरद पवार ने अपने पूरे के पूरे 50-60 साल के कैरियर के अंदर उन्होंने 1999 में अपनी नई पार्टी बना ली थी, और नई पार्टी बनाने के बाद भी उन्होंने अजीत पवार के लिए, प्रफुल्ल पटेल के लिए, छगन भुजबल के लिए, जो भी उनके साथी रहे, उनको किसको करोड़पति और अरबपति नहीं बनाया। आज वो छोड़ के नहीं गए हैं। ये शरद पवार की हो सकता है कि कोई एक नई रणनीति हो राजनीति के अंदर कि वो जाके वोटरों के साथ जो है अपने आप को जोड़ेंगे, और ये जो लोग मंत्रिमंडल में गए हैं ये एजेंसीज को रोकेंगे। तो ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया है जिसको आप लोग देखेंगे, और आने वाले समय में और कितने लोग ऐसे हैं कि जो टूट के जाएंगे, चाहे वो यूपी है, चाहे वो महाराष्ट्र है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर आज ये तलवार लटकी हुई है। तो आने वाले समय में डिजायर न्यूज आपको और भी इसी तरीके की जो भी न्यूज होगी आपको अपडेट करता रहेगा। और महाराष्ट्र के अंदर जो ये चल रहा है, अभी आने वाले समय में कितनी बड़ी प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या अजीत पवार जो गए हैं उनके साथ कितने एमएलए आते हैं? अभी 9 एमएलए उनके साथ गए जिनको मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई। वो कह रहे हैं कि उनके साथ 40 के करीब एमएलए हैं। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे भी 42 एमएलए लेके आए थे, वो 35 अपने लेके आए, 7 अपोजिशन के लेके आए।
तो आज बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को भी हटाते हैं, फडणवीस को भी बनाते हैं, तो अजीत पवार इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई नेगोशिएट कर पाए, क्योंकि उन पर करप्शन के, भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि जिसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकते। तो अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र का क्या होगा, महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा, चुनाव क्या कहेंगे, ये वक्त बताएगा। नमस्कार दोस्तों।